जहां एक तरफ भारत ने पकड़े थे सोमालिया के 35 डाकू, उन 35 लुटेरों के साथ भारत ने क्या किया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एक खास हथियार को लेकर अब यूएई भारत से मांग रहा है मदद। जानेंगे इस हथियार को क्यों कहा जा रहा है कि चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ा टेंशन है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि ये तस्वीर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि ये तस्वीर किसका है। तो ये तस्वीर है सोमालिया के डाकुओं द्वारा अपहरित उस जहाज का जिस पर भारतीय नेवी ने एक्शन लिया था और एक्शन लेने के बाद इसे छुड़ाया था। अब सवाल उठता है कि 35 डाकुओं को बंधक भी बनाया गया था, तो वो जो 35 डाकुओं ने सरेंडर किया था उसका क्या हुआ, वो फिर कहां पहुंचे हैं। तो आपको बता दें, यहाँ कहा जा रहा है कि उन 35 सोमालिया के उन लुटेरों को कहा जा रहा है कि मुंबई लाया गया है आईएनएस कोलकाता के जरिए। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, जिन तस्वीरों को शेयर किया गया है। सोमालिया के 35 समुद्री लुटेरों को शनिवार सुबह आईएनएस कोलकाता से मुंबई लाया गया। भारतीय नौसेना ने इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। इन लुटेरों ने 16 मार्च को नेवी के सामने सरेंडर किया था। दरअसल 14 सितंबर को भी समुद्री लुटेरों ने माल्टा के जहाज एमवी रूएन को हाईजैक कर लिया था और वो इस जहाज का इस्तेमाल समुद्र में डकैती करने के लिए कर रहे थे। खैर, यहाँ पर भारत ने रेस्क्यू भी किया है और इन सोमालिया के डाकुओं को पकड़ा भी है। अब सवाल उठता है कि आगे इन डाकुओं के साथ क्या होगा। तो इन डाकुओं के साथ फिलहाल के लिए तो ट्रायल चलेगा मुंबई के कोर्ट में, ऐसा माना जा रहा है। फिर अगर सोमालिया की तरफ से कुछ रिक्वेस्ट वगैरह आती है तो फिर ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात बनेगी। वैसे ज्यादातर समय ये होता है कि भारत अगर किसी इस तरीके की घटना में पड़ता है तो उन डाकुओं को छोड़ दिया जाता है ताकि वो वहां से वापस अपने देश को चले जाएं। पर इस केस में थोड़ा सा ये देखने को मिला था कि इन्होंने सीधे फिर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी भारत के कमांडोज पर, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि इन्हें अरेस्ट किया गया है। कई लोग ये सवाल करने लगे कि आखिरकार भारत को जरूरत क्या है, भारत इस मामले में क्यों पड़ रहा है, भारत को यहाँ इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखलानी चाहिए। तो यहाँ पर भारत के जो नेवी चीफ हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र का नाम भारत के नाम पर है और इसलिए भारत को इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करना होगा। उन्होंने इस इलाके को समुद्री डकैती, ड्रोन से हमलों की खतरे से सुरक्षित करने के लिए नौसेना द्वारा की जा रही कार्रवाई पर जोर देते हुए उन्होंने ये बात कही। नौसेना के चीफ हरि कुमार ने कहा कि ये हिंद महासागर है जिसका नाम हमारे नाम पर रखा गया है। अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो कौन कार्रवाई करेगा। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉजिटिव कार्रवाई करेगी। नौसेना के चीफ हरि कुमार की ये टिप्पणी अदन की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर में ड्रोन रोधी, मिसाइल रोधी, समुद्री डकैती हमले वगैरह को लेकर कहा गया है और इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि भारतीय नेवी यहाँ पर पीछे नहीं हटने वाली है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ भारतीय कंपनी वेदा एरोनॉटिक्स ने हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम हाप्स, जिसे सूडो सैटेलाइट कहा जाता है, उसके निर्माण के लिए अब यूएई की कंपनी मीरा एरोस्पेस के साथ साझेदारी कर ली है। भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय वाच परिषद और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने हाल ही में हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया था और अब भारत अपने ही सर्विलांस को मजबूत करने के लिए हाप्स प्लेटफॉर्म के निर्माण में मजबूती से आगे बढ़ रहा है कि जबकि एक भारतीय कंपनी पहले से ही सूडो सैटेलाइट विकसित करने पर काम कर रही है, लेकिन यूएई की कंपनी के साथ पार्टनरशिप होने के बाद इस काम में काफी तेजी आ जाएगी। इस सैटेलाइट की सबसे खास बात यह है कि ये एक तरह का स्कैनर है, यानी कि जासूसी के काम के लिए ये परफेक्ट साबित होगा। हाप्स भारत के ड्रोन विंगमैन प्रोजेक्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। माना जाता है इस साल के आखिर तक ये उड़ान भरने में
कामयाब हो जाएगा। हाप्स एक दूर से संचालित विमान की तरह है, लेकिन 65,000 फीट की ऊंचाई पर पृथ्वी के समताप मंडल में उड़ता है। ये पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों और वायुमंडल के भीतर उड़ने वाले ड्रोन के बीच अंतर को पाटता है। इसकी समताप मंडलीय पहुंच इसे कभी भी मौसम में किसी भी मौसम में ऑपरेट होने की क्षमता देती है और सौर ऊर्जा से संचालित होने की वजह से ये महीनों बिना किसी रुकावट के काम कर सकता है। इस समझौते के तहत यूएई की कंपनी मीरा एरोस्पेस वेदा एरोनॉटिक्स की स्थानीय विकास क्षमताओं का उपयोग करके अपने अत्याधुनिक आपुष नियो हाप्स टेक्नोलॉजी भारत में लाएगी और रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस प्रोडक्ट का निर्माण होगा वो डिफेंस सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी इस्तेमाल होगा। इस समझौते के तहत कंपनियां 2024 की पहली छमाही के भीतर भारतीय बाजार के लिए खास तौर पर हैप्स प्लेटफॉर्म विकसित करेगी। दोनों कंपनियां पहले ही भारतीय हवाई क्षेत्र में टेस्ट फ्लाइट ऑपरेट कर चुकी हैं। जहां हैप्स यूनिट ने भारतीय समताप मंडल में उड़ान भरी तो ये परीक्षण आज तक किया गया है। भारत में एक ऐसी एकमात्र उड़ान देखने को मिली है। जहां रिपोर्ट के अनुसार ये जो दोनों कंपनियां विकसित करेंगी, इस परियोजना के तहत जो हैप्स होंगे वो 35 केजी पेलोड भी ले जा सकेंगे। 18,000 मीटर की ऊंचाई पर न्यूनतम 30 से 45 दिनों तक ऑपरेशन कर सकेंगे। हैप्स एक रणनीतिक संपत्ति है जो एक उपग्रह और एक हवाई जहाज के बीच का मिश्रण है, जिसमें एक उपग्रह की सहन शक्ति, लगातार उपस्थिति बनाए रखने जैसी विमान की चपलता भी है। वैसे आपको बताते हैं, लगातार सलाह मिलते रहते हैं कि भारत को अपनी सर्विलांस ताकत को बढ़ाना चाहिए और खुफिया निगरानी तंत्र को और मजबूत करना चाहिए। इस काम में हैप्स काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए इसे स्कैनर सैटेलाइट भी कहा जाता है। इस प्लेटफॉर्म को दूर से कंट्रोल किया जा सकेगा। हैप्स सैटेलाइट हिमालयी क्षेत्र में चीन के साथ चल रहे विवाद में भारत के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगा और ड्रोन के मुकाबले चीनी क्षेत्र की काफी बेहतर तरीके से स्कैनिंग कर पाएगा। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में जहां ड्रोन के पेलोड काम नहीं आते, उन क्षेत्रों के लिए हैप्स एक वरदान की तरह साबित होगा। करीब 65,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते वक्त हैप्स सैटेलाइट के पास निगरानी करने के लिए एक विशालकाय क्षेत्र होगा और चीन क्या कर रहा है इसकी सटीक जानकारी भी मिल सकेगी, ऐसा बताया गया है। इस सैटेलाइट से 500 किलोमीटर की क्षेत्र में स्कैनिंग पूरी तरह से हो पाएगी। अगर एक ड्रोन की तुलना में बोले तो 25 घंटे तक लगातार उड़ने वाला एक ड्रोन 25,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं। उसे इतने बड़े क्षेत्र के स्कैनिंग करने के लिए 5,000 बार उड़ान भरने की जरूरत होगी, लेकिन हैप्स सैटेलाइट को सिर्फ 250 बार उड़ान भरने की जरूरत होगी। यूरेशियन टाइम्स के अनुसार ये दोनों कंपनियां यहां अब मिलकर आगे बढ़ेंगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।